नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं द्रोड़ विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जीएस के। ठीक है, तो आई होप सारी क्लासेस आप देख रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज जो हमारी क्लास है वो डेडिकेटेडली एसएससी जीडी के लिए 11th नंबर की क्लास है। एग्जाम आपको पता ही है 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और जिनका एग्जाम शुरू में हो तो वो ज्यादा मेंटली प्रिपेयर रहें, है ना। और जिनका थोड़ा सा 2-4 दिन बाद होगा तो उन्हें तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, जो लोग एग्जाम देके आएंगे उनका। ठीक है, चलो आगे देखें। प्रश्न है आपका सामने, विथ रेफरेंस टू पौंडचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन भाई? पहला कथन, फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडचेरी वर द पुर्तगीज। यूरोप, हम इतिहास में पढ़ते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हमें ये अच्छे से पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, है ना। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली आए 1498 में। पुर्तगाली आए 1498 में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि पुर्तगाल जो यूरोपियन कंपनी है उनमें पुर्तगाली पहले हैं जिन्होंने पौंडचेरी को कंट्रोल में लिया, पौंडचेरी पर कब्जा किया। तो हमें बताना है करेक्ट। तो बिल्कुल सही है। 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न का आंसर ये है, मतलब ऑप्शन ये सही है। बाकी और ऑप्शन पढ़ते हैं, ये भी सही है पहला। दूसरा पढ़ते हैं, सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडचेरी वर द फ्रेंच, गलत बात है। और द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडचेरी, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। तो 1 इज करेक्ट। क्या है? 1 इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। जो डच पीपल हैं, जो डच पीपल हैं, डच, उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र, उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र, उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र किस किस जगह स्थापित किए? उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र किस किस जगह स्थापित किए? तो देखो, नागापट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। तो भैया जो डच लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए ना, वो इन सभी जगह बनाए। डच जो लोग थे उन्होंने जो व्यापारिक केंद्र बनाए इन सभी जगह बनाए। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। डच लोगों का सेटलमेंट यहां देखो आप, नागापट्टनम में डच लोगों ने जो अपना व्यापारिक केंद्र बनाया वो 1658 में बनाया, चिंसूरा में 1653 में बनाया, मछलीपट्टनम में 1605 में बनाया, सूरत में 1616 में बनाया, आगरा में 1621 में, और कोचीन में 1663 में, पटना में 1638 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको डच का जो सेटलमेंट है इंडिया में। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाई मुगल एम्परर। मुगल शासक के द्वारा अंतिम सूबेदार की जो नियुक्ति की गई थी, तो वो अंतिम सूबेदार कौन था बंगाल का? बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था भाई? मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान, सिराजुद्दीन मोहम्मद खान और अलीवर्दी खान। बंगाल, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली उभर रहा था सामने, है ना, नए राज्यों के उदय में हम देखते हैं, तो बंगाल का एक अलग भूमिका है ना। तो यहाँ पे जो अंतिम सूबेदार था, जो मुगल शासकों के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया, वो व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो था मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। अब सिराज उद्दौला, यहां देखिए, सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला का संबंध
किससे है, किससे है, यानी कि किस प्रांत से है, ये बताइए आप। अगर इनके रूल्स रेगुलेशन, रूल्स पे, शासन व्यवस्था पे जाएं और ये जब इन्होंने शासन किया उस पे जाएं, तो सिराजुद्दौला का संबंध किस जगह से रहा है वो कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का जो युद्ध हुआ, बक्सर का जो युद्ध हुआ, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, आलमगीर, बताओ भाई। तो देखो, जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। ये कौन सी डेट है आपको भूलना नहीं है, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। अब ये बक्सर का युद्ध जब हुआ तो दिल्ली पे शासन कौन कर रहा था, दिल्ली में रूलर कौन था? जल्दी से बताइए फटाफट से। तो औरंगजेब नहीं था, क्योंकि ये तो औरंगजेब तो बाद मतलब बहुत पहले आया, ये तो लेटर मुगल की बात है, उत्तर मुगल की है ना। बहादुर शाह जफर अंतिम हो गया, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम सेकंड। तो आंसर हो जाएगा क्या? शाह आलम सेकंड आंसर हो जाएगा। शाह आलम सेकंड के टाइम पर ही ये आपका 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। अब मुझे बताइए, इसी से रिलेटेड प्रश्न है, प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध किस शासक के समय हुआ? किस शासक के समय हुआ? प्लासी का युद्ध किस शासक के समय हुआ? कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। पहली ट्रेन कब चलाई गई थी भारत में? पहली ट्रेन कब चलाई गई थी भारत में और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो देखो, 1853 वो साल है, 1853 वो साल है जब प्रथम रेलगाड़ी चली। क्या चली? प्रथम रेलगाड़ी चली। और ये कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से लेकर और थाणे तक चली, मुंबई से लेकर थाणे तक चली पहली ट्रेन। और किसके टाइम पर चली? किसके टाइम पर चली ये? तो ये चली लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। किसके टाइम पर? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चली। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चली। क्लियर है? इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक चीजें। तो ये लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन was announced as a new economic policy by prime minister, which prime minister? तो यहां देखें, हम बात कर रहे हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। क्या है? उदारीकरण। और प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, ठीक। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, क्या? भूमंडलीकरण, ठीक है। तो ये जो एलपीजी सुधार आए 91-92 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय नई आर्थिक नीति अनाउंस की गई थी। अब नई आर्थिक नीति से मतलब क्या है
तो हम यानी कि इंडिया अब क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में बदल चुका था। पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब हम ओपन यानी कि खुली अर्थव्यवस्था हो गए हैं। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? बताओ जरा, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आयात और निर्यात होने लगा। आयात निर्यात दूसरे देशों से होने लगा। ठीक है भाई। अब आयात निर्यात होने लगा तो विदेशों का पैसा भी भारत में आने लगा, यानी कि एफडीआई में भी बढ़ोतरी देखने को मिली हमें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी भारत में बढ़ने लगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी भारत में बढ़ने लगा। बढ़ने लगा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे ये। तो ध्यान रखेंगे कौन थे प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उनके साथ जो वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री तो हो गए ये पीवी नरसिम्हा राव, ये पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हो गए, प्लस जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री बाद में बने हैं, ये पहले वित्त मंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। आई होप चीजें क्लियर हैं। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड कंप्लीट? निम्नलिखित में प्राइवेटाइजेशन का वो कौन सा मोड है जो ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है और कंप्लीट है? बताओ भाई। 17वां प्रश्न है आपके सामने, 17वां प्रश्न है आपके सामने। तो देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सरकार की चीज है, कोई भी सरकारी कंपनी है, या सरकार खुद अपनी संपत्ति किसी प्राइवेट पर्सन को बेच दे और उसके बदले में पैसा ले ले, ये होता है प्राइवेटाइजेशन। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र में जो निजी पूंजी है उसको इंट्रोड्यूस कराना, गलत। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, यानी कि सरकारी कंपनियों में जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट लोगों को रख लिया जाए। ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द वर्कर, मालिकाना हक और जो मैनेजमेंट है वो वर्कर को ट्रांसफर कर दिया जाए। और डी, ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, तो मालिकाना हक भी प्राइवेट को दे दिया जाए और मैनेजमेंट भी प्राइवेट को दे दिया जाए। ये सही डेफिनेशन है प्राइवेटाइजेशन की। ठीक है, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सही सुमेलित, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो यहां देखो, स्टील प्लांट है, इस्पात संयंत्र, और ये कोलैबोरेटिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जिनके सहयोग से ये स्टील प्लांट बने इंडिया में, जिनके सहयोग से ये स्टील प्लांट इंडिया में बने। ठीक है, तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो देखो, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की मदद से बना, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की मदद से बना, और भिलाई स्टील प्लांट ओल्ड यूएसएसआर की मदद से बना, दुर्गापुर स्टील प्लांट भी यूके की मदद से बना, बोकारो स्टील प्लांट अमेरिका की मदद से नहीं बना, ये आपका यूएसएसआर की मदद से बना। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और ये जो स्टील प्लांट हैं, जो स्टील प्लांट हैं, जो स्टील प्लांट हैं, ये स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे? कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में बनाए गए थे? पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो वो पंचवर्षीय योजना थी बेटा सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान। कौन सा? सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से लेके 1961 तक।
1956 से 1961। और ये योजना किस पर आधारित थी? तो पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महलनोबिस मॉडल, पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? तो हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना, हैवी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है भाई, चलो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है। इधर भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, और इधर है दिए हैं उनकी लोकेशन। ये स्टील प्लांट है और करेक्ट आंसर चूज करना है आपको स्टील प्लांट का। तो देखो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है क्या दुर्गापुर स्टील प्लांट? ना, उड़ीसा में नहीं, दुर्गापुर स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट है उड़ीसा में। तो क्या होगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 आंसर हो जाएगा। ये लोकेशन है, लोकेशन भी पूछी जाएगी, ध्यान रखना। आगे, इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड, भारत में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। भारत में अर्थव्यवस्था के मेनली 3 क्षेत्र हैं, है ना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के मेनली 3 क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं वो? तो पहला हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि से संबंधित है। और दूसरा हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र। और तीसरा हो गया टर्सरी यानी कि सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि और कृषि से संबंधित चीजें आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है? उत्पादन आ जाता है, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र में सर्विस वाला सेक्टर आता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, है ना, ये सब आ जाएगा। बैंक, रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड, भारत में सर्विस सेक्टर में क्या शामिल है? माइनिंग और क्वेरिंग, ये तो प्राथमिक में आएगी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये सर्विस में आ जाएगा, सेवा में, है ना। होटल्स भी सेवा में आ जाएंगे। फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ये प्राथमिक में आ जाएगा। तो दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, ये आंसर हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। ठीक है, यहां देखो 5 ईयर प्लान्स की शॉर्ट समरी है आपके लिए। शॉर्ट में कभी कभी वृद्धि दर पूछ लेता है ना, कई बार पूछा गया है। तो ये एक जगह मैंने आपको बता दिया है, कैसे देखिए। पहला जो प्लान था वो 1951 से 1956 तक चला। टारगेट रखा था इसमें 2.1% का अचीव करने का, एक्चुअल में हमने अचीव किया 3.6%, ज्यादा किया। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61 तक चली। टारगेट हमने रखा 4.5% ग्रोथ का, वृद्धि का। 4.3 की हमने यानी कि कम किया। तीसरा 1961 से 1966 का तीसरा प्लान था, 5.6 की ग्रोथ रेट रखी, अचीव किया हमने 2.8%, इसमें भी कम किया। यहाँ पे तो देखो 2 युद्ध हो गए, चीन का युद्ध हो गया, एक पाकिस्तान का युद्ध हो गया, इसलिए हमारा ध्यान विकास से हटकर युद्ध पे चला गया। ठीक है, फिर 1969 से 74 के बीच में 5.7 का ग्रोथ रखा हमने, 3.3 अचीव किया। पांचवा पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक था, इसमें तो सरकार गिरती है, नई बनती है ना, 4.4%, फिर भी हमने अच्छा अचीव किया। छठवा 80 से 85 के बीच में तो राजीव गांधी आ जाते हैं, यहाँ से राजीव गांधी का टाइम शुरू हो जाता है, इंदिरा गांधी की डेथ होती है यहाँ पे। 5.2% टारगेट था, अचीव किया 5.7%। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 89 तक 5% की ग्रोथ रखी हमने, 6% अचीव किया, ज्यादा किया। तो जितना रेड हो रहा है ये कम किया है हमने अचीव, और ग्रीन में ज्यादा किया है ना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, तो यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं, 5.6% टारगेट था, हमने अचीव किया 6.8%, अच्छा किया हमने अचीव। नवी पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक है, 6.5% का टारगेट था, कम अचीव किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक है,
8% का टारगेट था, 7.5% अचीव किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 की है, 9% का टारगेट था, हमने अचीव किया कितना, 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है 2017 तक के लिए चलनी थी, लेकिन 14 में ही खत्म हो गई। 8% का टारगेट रखा था, अचीव कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार आई और उन्होंने अगस्त 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने अगस्त 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया। अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तो पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गई। प्लानिंग कमीशन खत्म तो पंचवर्षीय योजना भी खत्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो यहां मैं बता देता हूं आपको एक बार, योजना आयोग जो योजना आयोग था, इसी का काम था प्लानिंग से रिलेटेड चीजें देखने का, योजना आयोग। और इसी के साथ एक और बॉडी बनाई गई, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये योजना आयोग अगस्त 2014 में खत्म कर दिया गया। अगस्त 2014 में खत्म कर दिया ये मोदी सरकार ने। और इसकी जगह पर क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। इसकी जगह पर आ गया क्या, नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब यहां पे नीति आयोग हो या पहले का प्लानिंग कमीशन हो, चेयरमैन कौन होते हैं, दोनों में चेयरमैन कौन होते, तो वर्तमान के प्रधानमंत्री, यानी कि उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे होंगे वो उसके चेयरमैन कहलाते हैं। तो अभी प्रश्न पूछा जाए कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। ध्यान रखेंगे ये। ठीक है भाई, चलो तो ये हमने डिस्कस किया है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और क्लास का फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।